हेलो डियर, वेलकम टू जी सेंट्रिक। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का सिलेबस डिस्कस किया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जैसे सिलेबस में भी हमने समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, आपको पता होगा अगर कहीं पर कोई पॉइंट चार्ज है क्यू चार्ज को हम कूलम्ब्स में मेजर करते हैं, क्यू कूलम्ब्स चार्ज है, इसके आसपास में यहां पर इस जगह पर क्यू चार्ज है, इसके आसपास में यहां कोई दूसरा चार्ज है, उसको मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, ये जो चार्ज है, चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरीके का हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसके आसपास में यहां पर ये जो चार्ज प्लेस है, इसको इस चार्ज की वजह से फोर्स फील होगा। आपको पता होगा अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी को हो, कैसा सेम पोलैरिटी हो, देन उस केस में ये जो फोर्स होता है ये रिपल्सिव फोर्स होता है। और अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के हों, अपोजिट मीनिंग क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो, देन उस केस में यही फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ऐसा नहीं है ये चार्ज यहां पर है तभी होगा, मतलब ये चार्ज इसकी बजाय इस जगह पॉइंट पर होता तब भी फोर्स फील होता। जरूरी नहीं है इस प्लेन पर ही हो, बोर्ड के ऊपर ही हो, इधर में होता तब भी इसको फोर्स फील होता। अच्छा, इधर जरूरी नहीं है इतनी दूर हो, थोड़ा और ज्यादा दूर जाके होता तब भी फोर्स फील होता। हाँ, ये बात अलग है कि वो डिस्टेंस के साथ फोर्सेज कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सेम रहते हैं, ये आगे हमें समझना है। बट फोर्स जरूर होगा हर डिस्टेंस पर, किसी भी लोकेशन में चले जाएं, इसके आसपास में सराउंडिंग में एक फोर्स जरूर फील होगा। और वो जो फोर्स है, अगर ये चार्ज की कुछ वैल्यू फिक्स है, मैं इस पॉइंट पर जो ये चार्ज प्लेस है स्मॉल क्यू, इस पर फोर्स का अमाउंट की बात करूं। अच्छा, फोर्स को तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं ना। मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये अभी 2 न्यूटन है। अगर मैं कल मॉर्निंग में जाके देखूंगा तब भी 2 न्यूटन ही रहेगा। मैं 1 महीने बाद देखूंगा इस पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर फोर्स की वैल्यू, तो वो भी 2 न्यूटन ही रहेगी। और डायरेक्शन भी, फोर्स की भी तो एक डायरेक्शन होती है ना, फोर्स इस तरफ, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मींस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की अपने बात की, वो भी सेम रहेगी। तो ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो चीज टाइम के साथ वेरी होती है उसको हम बोलते हैं टाइम वेरिंग या डायनेमिक, लेकिन जो टाइम के साथ फिक्स रहे उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। तो ये जो फोर्स होता है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो ये जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा ये स्टैटिक फोर्स है। और इस वाले स्टैटिक फोर्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इफ देयर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये भी टाइम के साथ, ऐसा नहीं कि अभी तो ये 5 कूलम है, सुबह जाकर के 5 कूलम, ये 3 कूलम हो गया, फिर तो भाई सीधी सी बात है आसपास में जो फोर्स हो रहा होगा वो भी चेंज होगा। इफ देयर इज ए कांस्टेंट अनमूविंग चार्ज, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए, उसी जगह पर रहना चाहिए। If there is a constant unmoving charge placed at a point, then any other charge surrounding to this point charge feels a force. That force can be attractive force or repulsive force. That force is static in nature and it is called electrostatic force. And the field corresponding to this force, ये वाला जो फोर्स होगा, इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, फोर्स तो समझ में आता है हमें कि भैया ये है फोर्स, ये है फोर्स, ये फील्ड क्या चीज होती है। तो फील्ड क्या चीज होती है अभी हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, आगे समझ में आएगा हमें फील्ड क्या चीज है। तो यहां पर फोर्स का मतलब हमें समझ में आएगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड है, क्या उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी, तो चलिए डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। आई थिंक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपने वर्ड्स में सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो कह सकता हूं, अगर एक ही जगह पर कोई चार्ज है, मूव नहीं कर रहा, तो आसपास में दूसरे कोई चार्ज जो होगा उस चार्ज को फोर्स फील होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, याद रहेगी। अब इसका डायरेक्शन हम समझते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन से पहले एक बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करता हूं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर कहीं पर थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके, r डिस्टेंस पे जाके एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, सेम पोलैरिटी है, इसलिए अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब ये इसको दूर की तरफ फेंकेगा, फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होता तो फिर अट्रैक्टिव होता, तो फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, मींस चार्ज इस डायरेक्शन में खींच रहा होता, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन में होती। तो फोर्स तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है,
अभी हमने ये तो नहीं समझा कि फोर्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड क्या चीज होती है, तो आगे जाके हमें सब्जेक्ट में यही समझना है। अभी बस ये देख लेना, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस जगह पर देखो फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाते हो इस तरफ फील्ड होगा। अगर यहां ना देख करके यहां देखोगे तो इधर नहीं होगा, बल्कि फिर फील्ड होगा इस तरफ। अगर यहां ना देख करके यहां देख रहोगे तो इधर नहीं होगा, फिर फील्ड होगा इस तरफ। मतलब पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन होती है। रीजन क्या होता है इसका, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों होती है, ये अभी हम टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे तब उसके बीच में एनालिसिस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है फील्ड। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप इसके आसपास में सराउंड में यहां बात करोगे अंदर की तरफ, यहां बात करोगे इस तरफ अंदर, यहां बात करोगे मतलब इस चार्ज की तरफ खींचते होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सी डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है समझ लिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समझ लिया। नेक्स्ट इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है क्या चीज, किस वजह से जनरेट होता है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो एक चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा था, चार्ज मूव नहीं कर रहा था, एक ही पोजीशन पे था, अनमूविंग था। लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगे तो चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो कितनी तेजी से भाग रहा है, मींस उसकी वेलोसिटी कितनी है चार्ज की, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, करंट बोलते हैं ना। अगर चार्ज मूव कर रहा हो, मान के चलिएगा, मान लो ये एक वायर है, इस वायर में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, चार्ज का फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ तो करंट भी ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, इस डायरेक्शन में अब करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, चार्ज इतनी स्पीड के साथ चल रहा है तो उस हिसाब से करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज अगर स्पीड के साथ चल रहा है तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो की रेट जो होती है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो होती है, वही करंट होती है। अच्छा, अब चार्ज का मान के चलेगा, मान लो ये वायर है, इसमें चार्ज इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन अब ऐसे फ्लो हो कि पहले तो स्पीड के साथ फ्लो हो रहा है, फिर स्लो हो गया, फिर स्पीड के साथ, तो आप बोलोगे करंट भी कम ज्यादा हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट सेम फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, मींस चार्ज की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी किस रेट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मींस चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो चार्ज का फ्लो है वो कैसा माना है हमने, एक्सेलरेशन 0 है, उसमें वेलोसिटी एक जैसी है, तो आप बोलोगे अनएक्सेलरेटेड चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज एक ही पोजीशन पे था तब तो आसपास में सराउंडिंग में कौन सा फील्ड जनरेट होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन चार्ज अगर मूव करने लगे तो करंट फ्लो होगा, और चार्ज का मूवमेंट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, मींस एक्सेलरेशन 0 हो, तो फिर आसपास में सराउंडिंग में जनरेट होता है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अब वो क्या होता है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड समझना, मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इफ देयर इज अनएक्सेलरेटेड चार्ज फ्लो देन इट रिजल्ट ए कांस्टेंट करंट फ्लो, एंड इन दैट केस एनी अदर चार्ज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक चार्ज की वजह से जनरेट होता था, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते थे हम, ऐसे अगर करंट फ्लो रहा है तो कोई दूसरा चार्ज हो, बट इस केस में तो ये चार्ज अपनी पोजीशन पे फिक्स था। अगर ये भी मूव कर रहा है, घूम रहा है, घूम फिर रहा है, तो उधर टहल रहा है, देन इस पर फोर्स फील होगा। अगर ये टहल नहीं रहा है, अपनी पोजीशन फिक्स पर फिक्स है, तो फिर इसको फोर्स नहीं फील होगा। तो क्या है, if there is a constant if there is unaccelerated charge flow in a conductor then any other moving charge, तो माइंड में रखिएगा मूविंग चार्ज। अगर आप नोट्स बना रहे हो इस मूविंग को अंडरलाइन कर लीजिएगा, आगे जाके हम समझेंगे भी इसको ऐसा क्यों। then there is a moving charge surrounding to this current flow feels a force and that force is magnetostatic force। क्या, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक मतलब ये फोर्स भी एक जैसा रहेगा, बशर्ते कि ये जो चार्ज की वेलोसिटी भी है, जो टहल रहा है आसपास में इसके, वो भी एक ही वेलोसिटी के साथ टहल रहा हो, तो ये फोर्स भी स्टैटिक होगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड द फील्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। Field corresponding to this force is called magnetostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता था अनमूविंग चार्ज की वजह से, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है मूविंग बट कांस्टेंट वेलोसिटी के चार्ज की वजह से। ठीक है, क्लियर बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ये समझते हैं। तो भाई ध्यान देना है इधर, अगर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है तो उसके लिए हम रूल यूज में लेते हैं
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब आपका राइट हैंड, आपको अपना राइट हैंड का जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। और आपको फिर अपना हाथ क्लोज करना है इस तरीके से। ये जो एनसर्कलिंग फिंगर्स हैं ये उस करंट फ्लो के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे आपको। अब फोर्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड क्या चीज होती है वो अभी आगे समझेंगे हम कैसे पता चलती है, ये भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में इस तरीके से होगा, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में होगा इस तरीके से। तो यहां पर ध्यान देना, अगर मैं ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, अपना राइट हैंड उठाइएगा, मेरा राइट हैंड मैंने उठाया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको थंब रखना है और एनसर्कलिंग फिंगर इस तरीके। अपना लेफ्ट हैंड नहीं उठाना, कहीं मतलब मैं तो लेफ्ट हैंड से लिखता हूं इसलिए लेफ्ट हैंड उठा के बात करूंगा, आप लेफ्टी हो तो अभी राइट हैंड उठाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट हैंड के डायरेक्शन के अराउंड में इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैं कैसे शो करूं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन हो उसकी डायरेक्शन तो समझ में आती है हमें, लेकिन कोई कर्व हो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। कर्व की डायरेक्शन अभी यहां पर देखोगे तो ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, फिर ये इस तरफ जाते हुए दिख रहा है, फिर नीचे भी आ गया। तो कर्व की डायरेक्शन तो हर जगह पर चेंज हो रही है। अगर कर्व की डायरेक्शन हमें किसी पॉइंट पर बतानी है तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट पर टेंजेंशियल बनाइए इसका। जो टेंजेंशियल की डायरेक्शन होगी वो कर्व की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। अगर मुझे यहां डायरेक्शन बतानी है तो यहां टेंजेंशियल बनाइए, ये डायरेक्शन होगी। अगर मुझे यहां डायरेक्शन बतानी है तो ये डायरेक्शन होगी। अगर मुझे यहां डायरेक्शन बताना है तो टेंजेंशियल बनाया, ये नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आती है? तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं एनसर्कलिंग फिंगर्स की डायरेक्शन देखूं तो ऐसे सर्कल बन रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व है। अगर ये कर्व है तो ध्यान से देखना, उस कर्व का आप इस जगह पर डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंशियल इसका इस तरफ ऐसे आएगा। क्या इमेजिन करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये कर्व है, इमेजिन करिएगा। अच्छा, तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, कर्व देख लेकर करके चलते हैं। वेट करें थोड़ा सा, देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूं करंट इस तरह से ऊपर फ्लो हो रहा है और ये इसके चारों तरफ एनसर्कलिंग फिंगर की डायरेक्शन जो बन रही होगी इस तरह से सर्कल बन रहा होगा। अब मुझे डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, मैं इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस जगह पर देखना चाहूं, इस वाले पॉइंट पर, तो जो टेंजेंशियल होगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। क्या टेंजेंशियल का मतलब भूल गए हैं या जानते हैं? टेक्निकल पर्सन है यहाँ पर। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा, जो स्पर्श करके निकले, जो टच करके निकल जाए। तो आप कहोगे इसको टच कट करके नहीं निकलनी चाहिए, ऐसे काट के नहीं आनी चाहिए, इसको टच करके जानी चाहिए, ऐसा भैया। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन यहां पर नहीं बल्कि यहां बताना चाहें तो ये डायरेक्शन होगा ऐसे। यहां बताना चाहे, समझ में आ रहा होगा, ये डायरेक्शन होगा इस तरीके से यहां बताना चाहे। और अगर यहां बताना चाहे तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, देखिए इस तरह से आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के इस तरफ जा रहा होगा आपके राइट हैंड की साइड में। और ये देखें तो ये आपके स्क्रीन के साथ पैरेलल निकल रहा होगा। ये देखें तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन को काटते हुए बाहर निकल के आपकी आइज की तरफ आ रहा होगा। और इधर देखें तो आपकी आइज से निकल करके आपकी स्क्रीन को फाड़ करके पड़ोस वाले रूम पर जा रहा होगा, है ना, आपके सामने वाले रूम में जा रहा होगा घुस करके। ठीक है, तो देखना, अगर मैं मेरे बात करूं यहां पर तो मेरे पास 3D तो नहीं है, 2D में शो करना है मेरे को। तो 2D में शो करना है तो आप समझ सकते हो, अब इस तरीके से इस जगह पर देखोगे तो आपके पड़ोस वाले रूम में जा रहा होगा इस तरीके से, और यहां से देखोगे तो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के इस तरह से आ रहा होगा। तो जब आउटवर्ड आ रहा है और इनवर्ड आ रहा है वही शो कर सकते हैं हम इस प्लेन पे, तो बाकी तो 3D की बात है। तो इस प्लेन पे अगर शो करना है तो हमें आउटवर्ड और इनवर्ड को शो करने के लिए यूज में लेता है एरो रूल फॉर इनवर्ड आउटवर्ड। एरो, एरो बोले तो धनुष बाण वाला बाण। अगर मैं धनुष चलाता हूं आपकी तरफ, बाण छोड़ता हूं आपकी तरफ आ रहा होगा मेरा बाण, आपको क्या दिखेगा? बाण का पॉइंट शो हो रहा होगा। तो अगर कोई चीज बाहर आते हुए नजर आ रही है, आपकी आइज की तरफ आते हुए नजर आ रही है, तब आप शो करोगे डॉट से। आउटवर्ड है मतलब इस प्लेन से आउटवर्ड है तो आपको उसका पॉइंट शो हो रहा होगा, धनुष के बाण का पॉइंट शो हो रहा होगा। और आपने बाण छोड़ा, अगर मतलब आपने बाण छोड़ा तो स्क्रीन में घुस रहा होगा वो जाकर के, तो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा होगा ना उसका, तो क्रॉस से शो करेंगे हम इनवर्ड डायरेक्शन को। तो ध्यान देना, यहां पर क्या समझ में आया हमें? एनसर्कलिंग फिंगर्स इस तरफ आउटवर्ड आ रही होगी मींस डॉट, और इधर में वही इनवर्ड जा रही होगी। अभी हमने समझा टेंजेंशियल बनाएंगे तो इनवर्ड बना था, ठीक है। तो ये क्रॉस हो रहा होगा, मतलब इस करंट केवल यहां नहीं फ्लो हो रहा कि इसके चारों तरफ, यहां पे फ्लो हो रहा है, यहां पे फ्लो हो रहा है, तो आसपास चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो यहां इस वाले साइड से प्लेन में इस तरफ से तो बाहर निकल के आ रही होगी और प्लेन में इस तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी। ये क्लियर होता होगा?
ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर हो गया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली, एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलिए, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, मेरे बताए बिना, उससे पहले आप पॉज लेकर के देखिएगा। अच्छा, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब इस तरफ आउटवर्ड हो रहा होगा, आउटवर्ड बोले तो डॉट, इधर ये अंदर जा रही होगी, घुस रही होगी, इनवर्ड बोले तो क्रॉस। समझ गए ना, आउटवर्ड इनवर्ड। चलिए, अब जिनको ये प्रॉब्लम रही हो वो एक और प्रैक्टिस करिएगा। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, चलिए करिएगा जल्दी इसको। चलिए, यहां पर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इधर से आउटवर्ड हो रहा होगा, यहां अंदर जा रहा है, यहां क्रॉस। चलिए और एग्जांपल लेता हूं, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखिएगा करंट इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है, अब आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड उठाओगे, पकड़िए इसके साथ, ये राइट हैंड का थंब गया, ये एनसर्कल फिंगर, अब इस तरीके से होगा। अच्छा, अब मैं ये तो आपको इस स्पेस में शो कर रहा हूं, मैं इस प्लेन पे शो करना चाहूं तो देखना करंट कैसे आ रहा है, बाहर करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो करंट को तो आप शो कर दोगे इस तरीके से, ये है भाई आई करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसके चारों तरफ करंट जब इस तरह से फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे होगा, दुनिया में पूरी पूरी दुनिया में होगा। ये मत सोचना कि इसके आसपास ही होता है, हाँ ये बात अलग है, दूर जाते जाओगे तो कम होती जाती है उसकी स्ट्रेंथ, इसलिए हम आसपास में उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कैसे होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो रहता हो इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप इस तरीके से कह सकते हो। अब तो आप इसको शो कर सकते हो ना हमारे प्लेन में पूरे में, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ इस तरह से एनसर्कलिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में घूमते हो इस तरीके से होगा। तो यहां पे ये थोड़ी सी बात क्लियर हो रही होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हमें ऐसे इमेजिनेशंस करने हैं, साथ साथ आपको अपने राइट हैंड को फ्लेक्सिबल रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये चीज और समझ में आएगी। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गए, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आया, फैराडेज एक्सपेरिमेंटल लॉ आपने सुना होगा, वहां से पिक्चर में आया। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या था, एक बार मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूं आपको, वैसे तो पता ही होगा, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। फैराडे ने क्या किया, फैराडे मैग्नेट, अच्छा मैग्नेट के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होते हैं ना, नॉर्थ से आउटवर्ड होती हैं, साउथ में इनवर्ड हो रही होती हैं, और अंदर में भी होती हैं, अंदर में भी ऐसे होती हैं नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इन, या ऐसे होती हैं साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, अंदर में साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बना रही होती है। अभी अभी हमने समझा भी था राइट हैंड थंब रूल, ये चारों तरफ इस तरह से पूरा सर्कल बनता था, आंसर मतलब क्लोज्ड लूप बनता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अच्छा फैराडे ने क्या किया, फैराडे इसके पास में एक कॉइल को लेकर के आया, कॉइल मतलब वायर्स को इस तरह से लपेट करके उसने कॉइल बना रखी है, उसको लेकर के आया, और क्या किया उसने, इस मैग्नेट के पास लेकर के गया उसको। उसने क्या किया, साथ साथ में इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर और प्लेस कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अमीटर कैसे बनाते हैं, 11th-12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाना है भाई बताइए, एक्सप्लेन। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज वोल्टमीटर एंड अमीटर बोथ, मींस इट कैन मेजर करंट फ्लो एंड इट कैन मेजर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट। अगर आपको कोई एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में जो कनेक्टेड है उसके अक्रॉस वोल्टेज, और अगर करंट की बात करें तो इसमें इस तरह से कितना करंट फ्लो है उस चीज को मेजर कर लेता है, ऐसा होता है ना। तो एक गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दिया। अच्छा भाई ये गैल्वेनोमीटर लगाने का मतलब क्या है, क्या है कोई बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, भाई कोई बैटरी ही नहीं लगी हुई, कोई सोर्स ही नहीं लगा, तो किस बात का करंट या वोल्टेज मेजर करें, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने क्या पाया, जब इस कॉइल को पास लेकर गया तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, कोई बैटरी नहीं लगी फिर भी डिफ्लेक्शन हुआ। पास लेके गया तो उसको लगा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेट है वो बैटरी की तरह काम कर रही है, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर वो दूर लेके गया तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है भाई। और उसने ये एक आध बार में थोड़ा सा नहीं, उसने इस एक्सपेरिमेंट को काफी बार दोहराया और ये देखा वो पास लेकर के आ रहा है, ले जाते बहुत नजदीक आ गया, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और रुक गया तो ये भी जीरो हो गया।
अभी तक तो क्या फील होता है, नजदीक आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वहां से कुछ पावर मिल रही होगी, उसको ये मेजर करके बता रहा है, लेकिन बहुत नजदीक आकर के रुक गए तो भी कुछ नहीं मिल रहा है डिफ्लेक्शन, और दूर ले जाते जाते हैं जा रहे हैं तब भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और अगर दूर, फिर उसने क्या किया, इसी को एक्सपेरिमेंट को और रिपीट किया, वो पास या दूर स्पीड के साथ लेकर के आया और स्पीड के साथ दूर लेकर गया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, सुई जो है वो बहुत आगे तक पहुंच गई। कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे कॉइल को पास या दूर लेके जा रहे हैं तो कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कॉइल इस तरह से लपेटे हुआ है तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो कोर है उसके ऊपर इस तरह से कॉइल बना हुआ है तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नजदीक लेके आएंगे, और जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो भी तो कम हो रहा होगा। मींस फ्लक्स जो है, फ्लक्स को हम फाई से या साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ जितनी जल्दी जल्दी दूर या पास लेके जाएं उतना जल्दी रेट के साथ चेंज हो रहा होगा, तो उसकी रेट ऑफ चेंज को चेक करने के लिए, देखने के लिए, मेजर करने के लिए आप डिफरेंशियल करोगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है ना, रेट ऑफ चेंज मेजर करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम जितना ज्यादा था उतना ज्यादा यहां पर VEMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स। यहां पर भाई ये जो कॉइल है ये प्लास्टिक के वायर की तो नहीं बनी होती ना, कॉपर वायर की बनी होती है या किसी मेटल की बनी होती है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स इंड्यूस हो रहा है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इंड्यूस्ड हो रहा है। इस वजह से वो फ्लो रहे हैं, और जब वो फ्लो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, मींस चार्ज का फ्लो रहा है तो कोई करंट फ्लो रहा होगा, कोई करंट फ्लो रहा होगा तो वो करंट मेजर हो रहा होगा। या अगर कोई करंट फ्लो रहा होगा इसमें, तो ये कॉइल जो है कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट तो नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं है इसलिए रेजिस्टिविटी 1/सिग्मा वो जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है तो R = ρL/A, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसमें कुछ करंट फ्लो रहा है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा, इसका करो वो वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है, और उस वोल्टेज को हम VMF बोल रहे हैं। क्या हमें समझ में आया कि जितनी जल्दी जल्दी पास या दूर लेके जा रहे हैं उतना ज्यादा रेट के साथ चेंज हो रहा है, तो उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, VMF इंड्यूस्ड हो रहा है। अब ये सब तो फैराडेज लॉ की बात थी, हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा, आपको इतना तो पता होगा, आगे जाके हम सब्जेक्ट में समझेंगे भी, लेकिन इतना याद तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, E = V/D। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, V बोले तो वोल्टेज, V बोले तो वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज, मतलब वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। इतना समझ में आ गया हमें आगे की नॉलेज बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा धुंधला धुंधला तो याद आया होगा, और अगर ये धुंधला धुंधला आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल सही है, आपकी जो स्मृतियां हैं उनमें ये चीज सही तरीके से छुपी हुई है, बाहर निकाल लो उसको। मींस वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिलेटेड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिलेटेड होता है तो आप कह सकते हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ खुद से वेरी नहीं हो रही बल्कि उसके आसपास, पास या दूर लेकर के जा रहे हैं, तो फिर कॉइल में से फ्लक्स टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, और वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अच्छा, अब एक चीज और समझना, मतलब यहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना कंक्लूजन क्लियर है। अब ध्यान से देखना, एक वायर है, इस वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया भाई। जब वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और ये डीसी सोर्स है मान लो, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा इस सोर्स का, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग कुछ करंट फ्लो रहा होगा, सही बात है। अब अगर मैं ये सोर्स AC सोर्स बात करूं, है वोल्टेज सोर्स बट AC सोर्स है, तब भी करंट फ्लो रहा होगा, लेकिन करंट फिक्स रहेगा या टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। ये अब AC सोर्स की जब पॉजिटिव साइकिल चल रही होगी तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसे फ्लो रहा होगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल में ही करंट अपनी डायरेक्शन ही उल्टी कर लेगा भाई, करंट इधर फ्लो रहा होगा। साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी करंट पहले बढ़ता चलेगा, फिर कम होकर के जीरो हो जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा, पीक पर पहुंच जाएगा, फिर कम होकर इधर भी जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव। क्या अब ये करंट फिक्स होगा या टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। अच्छा, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा था, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होता था, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अब स्टैटिक थोड़ी होगा, क्योंकि करंट पहले इस डायरेक्शन में है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, समझ में आता होगा। करंट ऐसे है तो एनसर्कलिंग फिंगर्स ऐसे आ रही हैं भाई,
और अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव साइकिल में ऐसे हो गई है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में, देखा पॉजिटिव साइकिल में इधर आ रहा है, उधर से उड़ते हुए इधर जा रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में बात करें इधर से उधर जा रहा है, समझ में आया होगा, डायरेक्शन ही चेंज होगी, साथ साथ स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, मींस मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। अच्छा ध्यान समझना, जब हम यहां पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, तो ई भी रिलेटेड है। आप ऐसे कह सकते हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नहीं पता है आपको तो मेरे ऊपर विश्वास कर लो, आगे जाके हम इस चीज को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही होगी। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी समझ में आया हमें, आसपास में सराउंडिंग में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा। यहां पर भी जो आएगा, अगर ये टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा तो यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आपको पता होगा ना, जनरेटर के का पीछे का कंसेप्ट ये होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में आर्म कॉइल होती है जिसको घुमाया जाता है, वो घूमता है तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ वेरी हो रहा होता है, तो उससे डीसी जनरेट होता है, एसी जनरेट होता है, एसी जनरेट होता है ना, तो फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा। तो आप कह सकते हो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो अब ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से नहीं होगा, बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ऐसा ही वाइस वर्सा आप समझ सकते हो। तो अब एज कॉम्बिनेशन हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका भी कोई डायरेक्शन होगा। इसके डायरेक्शन समझने से पहले हम समझ लें, जब भी मैं ईएम वेव की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और दोनों कैसे होंगे, टाइम वेरिंग होंगे। माइंड में डाल लीजिएगा, आगे पूरा हमारा डिस्कशन इसी पर बेस होने वाला है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है ईएम वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, वो समझते हैं। चलिए, ईएम वेव की डायरेक्शन को समझने के लिए मैंने ये कंसिडर किया है कि कोई वायर है, मान लो उस वायर के अक्रॉस एसी सोर्स मैंने अप्लाई किया। जब एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल दोनों टाइम के साथ आ रही होंगी। हम उस ड्यूरेशन की बात करते हैं जिस ड्यूरेशन में पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में ऐसा कुछ होगा कि ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल पर होगा, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। हाँ, ये बात अलग है, वो भी बढ़ती जाएगी पहले फिर कम होती जाएगी इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मैं इस वायर के आसपास में इस वाले पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा। अच्छा, इस वाले पॉइंट के ऊपर की तरफ देखें तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, और नीचे की तरफ देखें तो नेगेटिव पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। मींस इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। अभी अभी मैंने बताया था, आगे जाके हम समझेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है। मेरे ऊपर विश्वास कर लेना अभी के लिए, आगे जाके इसको रीजन सहित बताऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, समझ में आता है। लेकिन जिस ड्यूरेशन में नेगेटिव साइकिल हो रही होगी, नेगेटिव साइकिल हो रही होगी, तो इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट केस में पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, सेकंड केस में नेगेटिव साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, स्ट्रेंथ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल हाई टू लो होता है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा कम है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा हो रहा होगा। अभी मैंने डायरेक्शन की बात कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है भाई इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए, सबसे पहले अगर पॉजिटिव साइकिल है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा होगा। करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो रहा होगा तो आप करंट की डायरेक्शन के हिसाब से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। आप डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बताने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, ये लास्ट चांस है, आगे तक यूज में आने वाली चीज है। अगर अभी नहीं क्लियर हो, लास्ट चांस है, यहां पर क्लियर करते चलिएगा। आप करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड उठा करके कर लीजिए, करिएगा। ये राइट हैंड रहा, करंट कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर नहीं जा रहा भाई, नीचे जा रहा है। क्या करूं, रिजिड नहीं होना है, अपने हैंड को फ्लेक्सिबल रखना है। ये रहा करंट इस डायरेक्शन में। एंड सर्कलिंग फिंगर्स बताएंगे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मींस मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ इस तरीके से, मुझे चारों तरफ से मतलब नहीं है, मैं तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बात कर रहा हूं। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा ना, इस तरह से आ रहा होगा, मतलब उधर जा रहा होगा या बाहर की तरफ निकल के आ रहा होगा। सीधी सी बात है, टेंजेंशियल अभी अभी हमें बनाना सीखा था। अगर हम ये देखेंगे, इस तरह से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ प्लेन यहां पर है हमारा, ये हमारा बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आउट होकर के आ रहा होगा।
और इस तरीके से आउट हो क्या रहा है, मींस आउटवर्ड मींस क्रॉस या डॉट, तो ये मैं इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूं आउटवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं दूसरा साइकिल की बात करूं नेगेटिव साइकिल में, तो फिर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, करंट अब इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ में इस तरह से बताओगे आप, इस तरह से बताओगे, तो यहां पर आप इनवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा। सेकंड केस में जब आप बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर सी बात है। पॉजिटिव के साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आउटवर्ड, नेगेटिव साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। मैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो मैं इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शो करने के लिए ये वाली एक्सिस यूज में ले सकता हूं। अच्छा, कोई भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गया था एक वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन होती है। आपको ये पता होगा जो कोई वेक्टर होता है उस वेक्टर की कोई डायरेक्शन है, जैसे ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी यही है, बट मैं उसको ऐसे शो कर रहा हूं। इसका मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वाले वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड से हम लेंथ को शो कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, जब पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई होगी तब पोटेंशियल बहुत कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव साइकिल का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज्यादा लेंथ का शो करेंगे आप, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा लेंथ। बात समझ में आयोगे। अच्छा, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर था, पॉजिटिव साइकिल में नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कम स्ट्रेंथ का, फिर थोड़े टाइम के बाद ज्यादा स्ट्रेंथ का, फिर थोड़े टाइम के बाद ज्यादा, तो ये इस तरीके से ये साइनोसोडली, क्योंकि वो बढ़ रहा है इसलिए स्ट्रेंथ भी साइनोसोडली बढ़ती चलेगी, फिर पीक पर पहुंच करके फिर वापस से डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होगा भैया नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए ये एक्सिस नहीं, ऊपर की तरफ पहले थोड़ा सा होगा फिर बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते पीक पर पहुंचेगा, फिर वापस से पीक वैल्यू पर पहुंच करके डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और देन जीरो हो जाएगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइकिल्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ये विजिबल होगा आई थिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो रहा होगा, ऊपर या नीचे बस दो ही डायरेक्शंस हैं और वो हमने इस हिसाब से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बात की। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, बाहर या अंदर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब इस वाले साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नीचे की डायरेक्शन में था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट मींस आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से मैं इसको शो करना चाहूं तो कुछ ऐसे शो कर सकता हूं। जैसे जैसे पॉजिटिव साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए खत्म हो रही होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी खत्म हो रही होगी। थोड़ा सा 3D में हम ऐसे समझ रहे हैं इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में अंदर की तरफ इस तरीके से, पहले बाहर की तरफ इस तरीके से बढ़ता चल रहा होगा स्ट्रेंथ, फिर अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, पीक पर जाकर के फिर डिक्रीज होकर के और फिर कम हो जाएगा इस तरीके। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं ईएम वेव का डायरेक्शन। ईएम वेव का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम, मान लो ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर बन करके आता है, और वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन बनता है। अगर आपको ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है, अपने राइट हैंड को उठाइएगा, राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में रखिएगा, ए की डायरेक्शन में रख लिया, और फिर उसके मुट्ठी बंद करिएगा बी की तरफ। भाई ये ए की तरफ रखा, बी तो नीचे कर पाऊंगा क्या मैं मुट्ठी बंद, ये ए की तरफ रखा बी की तरफ कर पाऊंगा क्या, लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं ए की तरफ और ये बी की तरफ, ए से बी की तरफ मुट्ठी बनाई मैंने, तो मुट्ठी क्लोज करने के बाद जो ये थंब का डायरेक्शन होगा ये होगा आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी अंदर की तरफ होगा। और अगर कोई बी क्रॉस ए कर रहा होता तो फिर बी पर जाके खड़े होते हम, बी की तरफ हाथ को खोल लेना है आपको और ए की तरफ क्लोज करना है, ऐसे तो कर नहीं पा रहे, अब ऐसे करें बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से ई क्रॉस एच की डायरेक्शन में ईएम वेव का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे देखिएगा पहले ई है इस तरफ और एच है बाहर की तरफ, अगर ई क्रॉस एच देखेंगे, ई क्रॉस एच ये इस डायरेक्शन में,
उसके बाद अगली साइकिल में हम देखते हैं तो ई जा रहा है ऊपर की तरफ और एच जा रहा है अंदर की तरफ, ई क्रॉस एच। देखिएगा ई क्रॉस एच, और यहां पर देखें तो ई क्रॉस एच, तो ईएम वेव का डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन में ईएम वेव का डायरेक्शन हो रहा होगा। क्लियर है बात? तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ईएम वेव का डायरेक्शन इस तरीके से हो रहा होगा। क्या क्लियर होता है? तो हम ये समझ सकते हैं आगे से, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेकर के समझाया। अगर कोई इसके बजाय ऐसे केस कंसीडर करे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जनरली आपको बुक्स में ये मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंगली इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब हम डायरेक्शंस का, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये ई है ब्लैक कलर में जो आ रहा है, और ये एच है ब्लू कलर में जो है। तो जो ब्लू वाला है वो एच का डायरेक्शन है, और ब्लैक वाला है जो ई का डायरेक्शन है। दोनों साइकिल्स में हम देख रहे हैं ये ई है और ये एच है इस तरीके से। चलिए हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, एक ही बात है। चलिए सबसे पहले इस वाले साइकिल में देखोगे आपको अपने राइट हैंड को रखना है ई की डायरेक्शन में, ये रख लो, चलो मैंने ई की डायरेक्शन में, और फिर एच की डायरेक्शन में क्लोज करना है। एच कहां पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे क्लोज तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं ऐसे करके पकड़ लेता, भाई मैं स्टार्ट कहीं से भी कर सकता हूं, मुझे क्या पता, मैंने इधर कर लिया, क्या एच ऐसे क्लोज कर पा रहा हूं? अगर नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, अपने राइट हैंड को फ्लेक्सिबल रखिएगा, इधर उधर घुमा करके देखिएगा कि ई की तरफ आपको अपना हैंड ओरिएंट करके रखना है और एच की तरफ क्लोज होना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे करते करते यहां पहुंच गए। अब आप ये ऐसे एच की तरफ क्लोज होकर आ सकते हैं, एच बाहर की तरफ है ना, इधर है, एच ऐसे आ जाओगे। ये जो राइट हैंड का थंब है ये आपको बताएगा ईएम वेव का डायरेक्शन। तो यहां पर ये समझ में है ईएम वेव इस वाली साइकिल में तो इस डायरेक्शन में होगा। अगली साइकिल में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? उधर तरफ है? नहीं। इस तरफ है? नहीं। कौन सी तरफ है? अंदर की तरफ है। ई क्रॉस एच, एच अंदर की तरफ है। अब ई क्रॉस एच, ये ई क्रॉस एच का डायरेक्शन में ईएम वेव का डायरेक्शन हो जाएगा। तो चाहे पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो, ईएम वेव का डायरेक्शन इस तरीके से हो रहा होगा। जनरली आपको टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से दिया होता है ईएम वेव की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया था उस पॉइंट पर, उसके हिसाब से ये समझ में आया था। ठीक है, तो कोई सा भी किसी भी तरीके से दे दे, आपको ई की डायरेक्शन समझ में आ रही है, आपको एच की डायरेक्शन समझ में आ रही है, ई क्रॉस एच का डायरेक्शन बताना है। आपको ई की डायरेक्शन समझ में आ रही है, आपको एच की डायरेक्शन समझ में आ रही है, ई क्रॉस एच क्लोज करके ई क्रॉस एच का डायरेक्शन बताना है। तो चलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो थोड़ा सा ब्रीफ में हमने समझा। इन वेक्टर्स की डायरेक्शंस हमने समझी। कंक्लूजन यहां से निकल रहा है, क्योंकि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमें पहले वेक्टर्स पर ऑपरेशंस करने पे पकड़ होनी चाहिए। तो हम वेक्टर कैलकुलस में पहले अपनी पकड़ बनाएं, उसके बाद इन फील्ड्स में हाथ डालें तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो पहले कुछ लेक्चर्स हम वेक्टर कैलकुलस पर डिवोट करेंगे, फिर उसके बाद हम फील्ड्स में हाथ डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम वेक्टर कैलकुलस के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और वेक्टर कैलकुलस के ऑपरेशंस डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फील्ड से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।